नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो वहाँ पर दो विपक्षी दल हैं, महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और एनसीपी शरद चंद्र पवार, और दूसरी ओर महायुति है जिसमें शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार। क्या खेल अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। लेकिन इससे पहले जो महायुति की सरकार है, लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा, एमबीए में क्या होगा, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान को अगर आप देखेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि आने वाले समय में इनके अंदर सिर फुटौल होना तय। इससे पहले एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, उसकी चर्चा कर लेनी जरूरी। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोल्हापुर में, और आपको याद होगा कि शिवसेना में जो संजय राउत हैं, वो कितने बड़े बड़बोले नेता हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें जब ये पूछा गया शरद पवार से कि क्या आप जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि चुनाव में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और चुनाव के बाद ये तय होगा। ये उन्होंने क्लियर कर दी। अब आपने देखा होगा कि संजय राउत लगातार बयानों में उद्धव ठाकरे की चर्चा करते रहते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा मुंबई के जो दल है, जो वहाँ की राजनीति है और उन्हें किस प्रकार से वोट मिला, इसको थोड़ा मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको। जहाँ 2019 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना जब एक थी और चुनाव लड़ी थी, तो 28 में से 23 सीटें भाजपा को मिली थी और 18 सीट शिवसेना जीती थी। 48 में से 42 सीट इनके पास था। लेकिन अभी जो दो धड़े में बंटने के बाद जो समीकरण बने और इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, इसमें भाजपा घटकर आ गई 9 सीट पे। जहां कांग्रेस 2019 में 1 सीट जीती थी, उसको 12 सीट का फायदा हुआ और वो 13 सीट इस बार जीत गई। वहीं अगर एनसीपी की बात करें, जो 4 सीट जीती थी शरद पवार, वो इस बार दुगने पे पहुंच गए, 8 सीट पे पहुंच गए। जहां इस बार भाजपा को 9 सीट मिली, तो जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना जिनका चुनाव चिन्ह मिला, उन्हें 7 सीटें मिली, और अजीत पवार को जो उनके पास 3 एमपी आए थे, उन्हें 1 ही सीट मिली। 4 सीट पे चुनाव लड़ा था। और अगर इसके मत प्रतिशत को देखें तो भले ही भाजपा का सीट कम गया, लेकिन अकेले आज भी महाराष्ट्र में 26 से ज़्यादा वोट अकेले भाजपा को मिले। भाजपा महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है। वो जब भी अकेले भी चुनाव लड़ेगी
तो हमेशा से वो कंफर्टेबल सीट विन करती है। लेकिन अब इसके क्या कारण है वो अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये समझ से परे। लेकिन जो हो गया उसी की बात पे आते हैं। कांग्रेस का भी इस बार वोट परसेंट जो है करीब करीब 17 के आसपास रहा। जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 23% के आसपास वोट मिला था 2019 में, वो इस बार करीब करीब 16.5-17% के बीच में रहे। और जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना बनाई थी उनका भी मत प्रतिशत 12.5-13% के आसपास रहा। और एनसीपी शरद पवार ने भी इसमें गेन किया, वो उनका भी वोट मत प्रतिशत जो है वो 10% से ऊपर रहा। इन सारे दलों में सबसे ज़्यादा नुकसान अजीत पवार की जो एनसीपी है उनको हुआ। उनका मत प्रतिशत 10 से भी कम रहा। और चुनाव के बाद समीक्षा बैठक जो होती है उसमें और कई सारे पॉलिटिकल व्यक्ति जो एनालिसिस करते हैं उनकी अगर राय माने तो भाजपा के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी अजीत पवार इस चुनाव में रहे हैं। और तरह तरह की बातें उठने लगी अजीत पवार को लेकर। अजीत पवार की पार्टी के भी कई लोग जो है वो बयान दे रहे हैं विधानसभा को लेकर, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी बातें चल रही है। वहीं जो शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक बात कही कि हम अजीत पवार को अपने साथ नहीं लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी आपने कई वर्षों से इस देश में देखी है कि जो दल एक दूसरे को गाली देते हैं वो रातों रात देखेंगे कि उनके बीच में गठबंधन हो जाता है। जो नैतिकता की बात करते हैं वो इस तरह के देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता है। उनके लिए सबसे ज़रूरी है सत्ता। और इसी कड़ी में जो महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है उसी की चर्चा मैंने आज की। उद्धव ठाकरे, मैंने बताया कि कोल्हापुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को रिजेक्ट कर दिया। और चूंकि इस बार सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ी थी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, लेकिन सीटें उनकी कम आई। और कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही थी ज़्यादा सीटों की, उस हिसाब से भी अगर देखें लोकसभा के रिजल्ट के अनुपात में अगर विधानसभा की सीटें कैलकुलेट होती है तो उसके हिसाब से भी कांग्रेस अभी के समय में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और निश्चित तौर पे ये मामला यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से शरद पवार और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग शुरू से रही है, आपने देखा होगा सारे चुनावों में इनका एक अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पिछले चुनाव में विधानसभा के जो रिजल्ट आए थे, भाजपा और शिवसेना जब साथ लड़ी थी, मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, तो उद्धव ठाकरे सिर्फ इसी चलते भाजपा से अलग हुए थे कि भाजपा ने वादा किया था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बनेगा या उद्धव ठाकरे बनेंगे, जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसी के तहत वो अलग हुए और वहाँ पर एक महाविकास आघाड़ी बना और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस और एनसीपी सपोर्ट की और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में
एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है और कब किस समय कौन सा गियर लगाना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब पार्टी दो भाग में बटी थी तो भी लोग ये कयास लगा रहे थे कि शरद पवार खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया वो एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा जंप उन्होंने लगाया। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स इस देश में चालू हो गई है। इसका श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल को, और इसी के दम पर वो दिल्ली में लगातार सरकार बना रहे हैं, और इसी के दम पर वो पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। उसको एडॉप्ट किया कांग्रेस में, जिसका नतीजा है कर्नाटक में सरकार बनना, हिमाचल में सरकार बनना। ये इसी फ्रीबीज का नतीजा था कि कांग्रेस सत्ता में लौटी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फ्रीबीज को कहीं से भी सही नहीं मानते और इसका पुरजोर विरोध उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप नहीं दीजिएगा, और विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है अगर उसको वो देगा तो जनता को लगता है कि अगर सरकार बन जाएगा तो हमको फ़ायदा है, तो जनता तो उसको देखेगी ना। और इसी का नतीजा है कि आपने लोकसभा चुनाव में भी जो देखा कि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ा, 1 लाख रुपए सालाना, 8500 रुपये खटाखट की राजनीति उन्होंने की, और उसका परिणाम भाजपा को इस चुनाव में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसकी भी शुरुआत इस देश की राजनीति में हो गई है। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति ने कुछ निर्णय लिए, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं उसी को समझते हैं। शरद पवार का उद्धव को झटका, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री पद के घोषित करने के उम्मीदवार को एक सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के सीएम बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा कोई एक व्यक्ति एमबीए का सीएम चेहरा नहीं बन सकता। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इसकी डिमांड की थी। अब शरद पवार इसको एक सिरे से खारिज कर दी। शिवसेना यूबीटी गुट जहां इस बात पर जोर दे रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बिना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना एमबीए के लिए खतरनाक होगा, ये संजय राउत कह रहे हैं। महाराष्ट्र ने देखा है कि उद्धव ठाकरे ने राज्य को कैसे संभाला, खासकर कोविड-19 के महत्वपूर्ण दौर में। वो कोविड-19 की याद दिला रहे हैं कि उस समय कितना बढ़िया मैनेजमेंट उद्धव ठाकरे का था, इसलिए उसी के आधार पर एमबीए को इस बार वोट मिला लोकसभा में, और इसीलिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने से चुनाव में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बिना सीएम फेस के गए हुए, ऐसा उनका कहना है। चेहरा विहीन गठबंधन चुनाव जीतने में हमारी मदद नहीं करेगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। अब महाराष्ट्र सरकार ने कुछ फैसले किए, कुछ अच्छे और कुछ गलत कह सकते हैं, लेकिन जो इसके लाभार्थी होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मध्यम परिवार, एक गरीब तबका, अगर उसके हिसाब से देखें तो निश्चित ये एक
सराहनीय कदम आप कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने कुछ फैसले किए हैं, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया और इसके साथ किसानों का जो बिजली बिल बकाया है उसको भी माफ़ करने का ऐलान किया है। और ये जो योजना चलाई है वो 21 साल से अधिक और 60 साल तक की महिलाओं पर लागू होगा। ये इनके कैबिनेट का निर्णय है। इसके आगे बढ़ते हुए एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह फैसला किया है कि ऐसे में इसे चुनावी दांव के तौर पे पेश किया जा रहा है। मुंबई क्षेत्र में वैट में भी कटौती की गई, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए। तो आम पब्लिक के लिए ये राहत की खबर है, एक अच्छी सोच कहा जा सकता है। और एक और कल्याणकारी योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अभी जो अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार गुट से वित्त मंत्री के पोस्ट पे हैं अजीत पवार, उन्होंने कहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इसे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का नाम दिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को भी साधने की कोशिश करते हुए बकाया बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। इससे महाराष्ट्र के 44 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये इसका एक आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसको पाटने की कोशिश की जा रही है। इस माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने राज्य के किसानों के लिए भी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसलों के सभी किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाएगा जो इसकी खेती करते हैं। साथ ही 1 जुलाई के बाद दूध उत्पादन किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देगी सरकार। सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों में आर्थिक मदद को भी बढ़ा दिया। पहले ये 20 लाख था, इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। ये फैसला हो गया। उसके बाद राज्य में प्याज उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 850 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी मिली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्याज और कपास की गारंटी खुदरा कीमतों पर खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार हो रहा है। इसके माध्यम से उनको भी फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये अगर आप इसको विधानसभा के चुनावों से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये सरकार के फेवर में भी जाएगा। लेकिन जो सीटों का समीकरण की बात है, और इसमें एक बात ये भी आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से एनसीपी अजीत पवार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या अजीत पवार इन कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने जो फैसले किए क्या इससे वो एक बार पलटी मार सकते हैं? हालांकि शरद पवार और रोहित पवार के माध्यम से ये तो दिख रहा है कि उन्होंने इन्हें लेने से मना कर दिया। और अजीत गुट की अगर बात करें तो उनके कई नेता ये बयान दे रहे हैं कि अगर मुझे सही सीटें नहीं दी जाएगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक फैक्टर के तौर पे देखा जा रहा है
कि मैं जब वित्त मंत्री था तो मैंने ये फैसले किए, अगर मैं सरकार में आ जाता हूँ तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं जनता को लाभ दे सकता हूँ। इसका भी एक परसेप्शन बन सकता है। साथ ही साथ अभी चूँकि समय है, अभी महाविकास आघाड़ी जब चुनाव में आएगी तो सबसे पहला मुद्दा बनता है सीट समीकरण का। क्या उद्धव ठाकरे जिस मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा से रिश्ता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाए थे, क्या वहाँ पर उनको वो तवज्जो अब मिलेगी जब लोकसभा के परिणाम के अनुसार कांग्रेस वहाँ पे सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है? ये भी देखना होगा। ये भी एक द्वंद्व का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। जहाँ शरद पवार कम सीटों पर लड़कर ज़्यादा सीटें जीतते हैं, क्या वो कम सीट पे लड़ेंगे? तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस और शरद पवार का गठजोड़ रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को और एनसीपी को कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। ये सारी समस्या उद्धव ठाकरे को आने वाली। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है, और बनेगी ये भी तय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीति अगर आगे बढ़ानी है तो वो कम सीटों पर समझौता निश्चित तौर पर नहीं करेंगे। और अगर लोकसभा के चुनाव के अनुपात में अगर सीटों का बंटवारा हुआ तो क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो मैंने पहले कहा कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है, ऐसे में क्या इस ओर आ सकते हैं? क्या दोनों शिवसेना एक हो सकती है? क्योंकि भाजपा का भी शिवसेना के साथ एक नेचुरल अलायंस रहा है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहा है, अकालियों के साथ रहा है, उसी प्रकार शिवसेना और भाजपा एक माइंडसेट की पार्टियां रही है। और इसी दिशा में रहने की वजह से इनका जो वोटर है वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है और उन्हें ये चुनने में आसानी होती है कि मुझे वोट किसे करना है। तो यही अभी के समय में जो महाराष्ट्र के समीकरण बन रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं। इसके क्या परिणाम आएंगे ये तो आने वाले समय में बहुत जल्द पता चलेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष फ्रीबीज की राजनीति में उतर गया, जहां प्रधानमंत्री इसको घटिया समझते हैं, वहीं उनकी पार्टी महाराष्ट्र में, चाहे एमपी में आपने देखा होगा लाडली बहना जो योजना चलती है, शिवराज सिंह सरकार ने चलाई थी, उसके बदौलत एमपी का रिजल्ट विधानसभा में क्या आया, लोकसभा में क्या आया। तो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति इस दिशा में भी आगे बढ़ चुकी है। आने वाले समय में आप देखिएगा ये धीरे धीरे कोई भी दल इससे अछूता नहीं रहेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरा कंक्लूज़न ये कहता है कि कोई भी सरकार हो, उन्हें इन तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो डेवलपमेंट इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें, रोजगार कैसे सृजित करें, स्वावलंबी लोगों को बनाने के लिए अगर कोई कार्य सरकार करती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कहीं ना कहीं जिसकी भी सरकार हो उसे इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि जो लोग
टैक्स के दायरे में आते हैं वो कहीं ना कहीं वो टैक्स सरकार को ही जाती है। हालांकि मुंबई की गवर्नमेंट ऐसी है जो सरप्लस रेवेन्यू जनरेट करती है, वो इन कामों को आराम से कर सकती है। लेकिन अगर इस दिशा में सभी पार्टियां सोचने लगी और अगर काम करने लगी तो फिर ये देश जो 2047 में विकसित देश होने की सपना देख रहा है वो कैसे पूरा होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।